बच्चों ये जेई मेंस पेपर 2 का सॉल्यूशन वीडियो लेक्चर है। ठीक है, हम लोग हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक पॉइंट है ए 3,2, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या 5,1। ए बी पी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द साइड ए बी रिमोट फ्रॉम द ऑरिजिन, देन द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल ए बी पी इज। कहने का क्या मतलब है कि एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट किया गया है ए बी पी। ये ट्रायंगल कैसा है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है, जिसमें ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या गिवन है 3,2, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या गिवन है 5,1 और ये पॉइंट भी है। ये ट्रायंगल इक्विलैटरल है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि इस ट्रायंगल का हमें ऑर्थो सेंटर बताओ। तो सबसे पहली बात कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड ये कोइंसाइड करता है। तो अगर हमें पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाए तो फिर ऑर्थो सेंटर निकाल ले, सेंट्रॉइड मिल जाएगा। सेंट्रॉइड मिल गया तो क्या मिल गया? ऑर्थो सेंटर मिल गया। अब ये प्रॉब्लम है कि पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। ट्रायंगल है इक्विलैटरल, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको हमने एम बोला। एम क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट। तो ये क्या हो जाएगा 3 + 5 तो 8 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 3/2। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लिया। ठीक है, अब ए बी का स्लोप क्या है? स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप है तुम्हें 2 - 1 1 एंड 3 - 2 -1/2। तो स्लोप ऑफ पी एम का स्लोप क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2। तो ये जो पी एम दिख रहा है ना, इसका स्लोप हो गया 2। मीन्स क्या हो गया? tan थीटा 2 हो जाएगा। tan थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा? 2। अब फिर हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई एक लाइन है, ठीक है, मैं थ्योरी बता रहा हूँ, हमारे पास कोई लाइन है P, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 और ये हमारे पास पॉइंट है Q, ये हमारे पास x2, y2 और ये डिस्टेंस मान लेते हैं अल्फ़ा। तो तुम क्या लिख सकते हो? x2 को क्या लिख सकते हो? x1 + अल्फ़ा cos थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है? इस लाइन का, ये लाइन जो थीटा है, ये लाइन जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो है थीटा। एंड y2 को तुम क्या लिख सकते हो? y1 + अल्फ़ा साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब यही थ्योरी हम यूज़ करेंगे। हमें क्या चाहिए? पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो ये जो पी एम है, यहाँ से tan थीटा तो हमें पता चल गया। tan थीटा का वैल्यू क्या पता चल गया? 2। और ये डिस्टेंस पी एम पहले निकालते हैं। तो डिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ पे एंगल क्या हमारा 60 डिग्री, तो साइन थीटा पहले अप्लाई करो। मान लेते हैं इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं के, तो साइन थीटा अप्लाई करो किस में? इन ट्रायंगल ए एम पी में। साइन 60 डिग्री अप्लाई करो, तो साइन 60 डिग्री क्या हो जाएगा? साइन 60 डिग्री होगा पी एम अपॉन ए पी, और पी एम क्या हमारा के, और ए पी और ए बी का वैल्यू तो सेम होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो क्या हो जाएगा? √2 + 1²। तो ये क्या हो जाएगा? k/√5। यहाँ से क्या हो जाएगा? साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3/2। तो √3/2 इज इक्वल्स टू k/√5। ठीक है, तो यहाँ से हमें k का वैल्यू क्या मिला? √15/2। ठीक है, अब ध्यान दो, ये m पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया। ठीक है, ये डिस्टेंस जो पी एम है, ये k किसके इक्वल है? √15/2, ये भी पता चल गया। अब अगर हमें साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू पता चल जाए तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, और पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया तो सेंट्रॉइड मिल गया, सेंट्रॉइड मिल गया तो ऑर्थो सेंटर मिल गया। अब ये कैसे पता चलेगा कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू? वो यहाँ से पता चलेगा। tan थीटा किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। तो tan थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या है? tan थीटा है हमारा 2। तो एक ट्रायंगल बना लो छोटा सा, यहाँ पे ये थीटा ले लो, ये 2 ले लो, 1 ले लो, तो ये क्या हो जाएगा? √5। ठीक है, तो यहाँ से साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा 2/√5 एंड कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 1/√5। अब इस ट्रायंगल को देख के हम लोग क्या करेंगे? ये ट्रायंगल को देखो, ठीक है। अब बच्चे पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x1 + r cos थीटा। पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x1 का काम क्या कर रहा है? 4 + r का काम क्या कर रहा है? k, ये हो जाएगा √15/2
और कॉस थीटा क्या है 1/√5 और ये क्या हो जाएगा y1 का मतलब 3/2 प्लस r का जगह क्या है k√15/2 और साइन थीटा क्या है 2/√5। ये हमें बच्चे पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया। तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आया 4 + 5 3 तो ये हो जाएगा √3/2 एंड 3/2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा प्लस 5 3 तो √3। ये तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल गया, ठीक है। अब इसका सेंट्रॉइड कैसे निकालोगे? सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर एक ही पॉइंट पे लाई करेगा, तो ऑर्थो सेंटर कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर का बच्चे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा 4, तीनों पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करो तो पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट प्लस ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट प्लस बी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन 3। ऐसे ही निकालते हैं ना सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट। तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट और ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट तो सेम होगा। फिर पी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 3/2 प्लस √3 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 3। ऐसे हो गया, बस हो गया यहाँ से। ये क्या हो जाएगा 8 और 12, तो ये हो जाएगा, पहले एलसीएम ले लेते हैं। 8 12 दूनी 24 प्लस √3/6 और यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा 3 6 और 3 9 प्लस 2√3/6। देख लो ऐसा आंसर है कोई? ये वाला आंसर है, देखो ये जो है ना, ये आंसर है 4 + 1/6 √3, ये आंसर है 6। क्या हो जाएगा, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो ना 4 + √3/6 एंड 3/2 प्लस √3/3, ये आंसर है। तो इसका मतलब क्या है 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि द पॉलिनोमियल x + y पे पावर 9 इज एक्सपैंडेड इन डिक्रीजिंग पावर ऑफ x। इसको एक्सपैंड किया जा रहा है इन डिक्रीजिंग पावर ऑफ x। द सेकेंड एंड द थर्ड टर्म हैव इक्वल वैल्यूज व्हेन evaluated at x is equals to p and y is equals to q, where p and q are positive numbers whose sum is 1। p और q का क्या हमारा पॉजिटिव नंबर है और p और q का सम 1 है, देन द वैल्यू ऑफ p इज़, ठीक है। सबसे पहली बात क्या बोला जा रहा है कि बच्चे किसे एक्सपैंड किया जा रहा है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक्सपैंड करने का क्या मतलब है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक्सपैंड करने का ये मतलब है कि इसको हम ऐसे लिखेंगे 9c 0 लिखा। उसके बाद क्या करते हैं x पे पावर क्या करते हैं 9 ऐसे लिखते हैं ना, एंड y पे पावर 0, फिर ऐसे लिखेंगे। ये x का देख लो 9c 1, x पे पावर 8, y पे पावर 1। तो ये x में डिक्रीजिंग पावर है कि नहीं? पावर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इस तरह से इसको एक्सपैंड किया गया है, ठीक है। बोल रहा है कि सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म आर इक्वल। तो बच्चे इसका सेकेंड टर्म क्या होगा 9c1, x पे पावर 8 एंड y पे पावर 1, और थर्ड टर्म क्या होगा 9c2, x पे पावर 7 एंड q पे पावर q नहीं y पे पावर क्या होगा y पे पावर 2, यही होगा ना। ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये इक्वल है, ठीक है। When evaluated at x is equals to p and y is equals to q, जब इसको हम x is equals to p and y is equals to q पर इवेलुएट करेंगे तो x की जगह p डाल दो तो p पे पावर 8, y की जगह q डाल दो। ये क्या हो जाएगा 9c2, p पे पावर 7 और y की जगह q का स्क्वायर। ऐसा हो गया। सबसे पहले ना इसे कैलकुलेट करो। ये क्या होगा 1 इज़ 9 और p पे पावर 8q, और 9c2 को क्या लिख सकते हो 9 × 8/2 × 1, p पे पावर 7, q पे पावर 2,
तो यहाँ से हो जाएगा 9 p पे पावर 8 q, 2 4 ज़ा 36 p पे पावर 7 एंड q पे पावर 2। तो बच्चे सबसे पहले 9 4 ज़ा और p पे एक पावर जाएगा तो p यहाँ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 4। ये 7 पावर है ना, एक p यहाँ बच जाएगा और एक यहाँ पे 4q ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से q का वैल्यू क्या मिला हमें, p/4। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि p प्लस q इन दोनों का जो सम है वो 1 के इक्वल है। तो हमें किसका वैल्यू बोल रहा है फाइंड आउट करने के लिए, p का वैल्यू। तो यहाँ से p की जगह तुम क्या लिख सकते हो, p प्लस q की जगह क्या लिख सकते हो, q की जगह लिख सकते हो p/4 इज इक्वल्स टू 1। तो क्या हो जाएगा 5p/4 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमें p का वैल्यू क्या मिलेगा 4/5। ये बोल रहा है ना फाइंड द वैल्यू ऑफ p। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ p इज़ 4/5। तो ये हमारा क्या हो गया, 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है तुमसे, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 आइटम्स आर 50 एंड 4 रेस्पेक्टिवली, द सम ऑफ ऑल स्क्वायर्स ऑफ द आइटम इज। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, सबसे पहले गिवन है कि जो मीन है वो क्या गिवन है, 100 आइटम का जो मीन है वो है 50 और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 4। तो फिर हमसे क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ ऑल स्क्वायर्स ऑफ द आइटम इज। तो बच्चे सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है ना 100 आइटम के लिए 1/100 सिग्मा xi स्क्वायर माइनस मीन स्क्वायर, ये होता है ना स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ से आ जाएगा 4, दोनों साइड अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो 1/100 सिग्मा xi स्क्वायर माइनस मीन की जगह क्या डाल देते हैं, मीन की जगह 50 तो 50 का स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा 16। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 1/100 सिग्मा xi स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2500 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 2516। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है सिग्मा xi स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या मिल रही है 251600। यही बोल रहे हैं ना कि सम ऑफ ऑल द स्क्वायर ऑफ द आइटम। ठीक है, जितने भी आइटम है ना उनके स्क्वायर का सम निकालो, तो ये आ गया सिग्मा xi स्क्वायर, यही आंसर होना चाहिए 25। इसका मतलब क्या, हमें 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ से हमें क्या पता चला 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि व्हेन ए मिसल इज फायर्ड फ्रॉम ए शिप, किसी मिसल को अगर तुम शिप से फायर करते हो, द प्रोबेबिलिटी डैट इट इज़ इंटरसेप्टेड इज़ 1/3। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो मिसल है वो इंटरसेप्ट कर लिया जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है। द प्रोबेबिलिटी डैट द मिसल हिट्स द टारगेट गिवन डैट इट इज़ नॉट इंटरसेप्टेड इज़ 3/4। क्या गिवन है कि प्रोबेबिलिटी अपने जो मिसल है वो अपने टारगेट को हिट करेगा अगर मिसल को इंटरसेप्ट नहीं किया गया, अगर मिसल को इंटरसेप्ट नहीं किया गया तो अपने टारगेट को हिट कर जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 3/4। इफ़ 3 मिसल्स आर फायर्ड इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द शिप, द प्रोबेबिलिटी डैट ऑल द 3 हिट्स द टारगेट। बच्चे अब यहाँ पे क्या है कि अगर तो मिसल को इंटरसेप्ट कर लिया गया तो उसके हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0। ठीक है, और अगर मिसल इंटरसेप्ट नहीं किया गया तो हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है 3/4। ठीक है, इंटरसेप्ट द प्रोबेबिलिटी डैट इट इज़ इंटरसेप्टेड, मिसल को इंटरसेप्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या 1/3। और अगर मिसल जो है, देखो दो चीज़ें होता है ना कि ये होगा कि मिसल्स जो है उसको इंटरसेप्ट कर लिया गया, ठीक है, और वो हिट कर गया। ये भी हो सकता है कि मिसल्स को इंटरसेप्ट नहीं किया गया और वो हिट कर गया। ठीक है, दोनों चीज़ हो सकती है। तो हमने एक इवेंट हमने ये लिया आर, देखना ध्यान से। तो बच्चे हमने क्या मान लिया, एक आर इवेंट हमने एज्यूम कर लिया, मिसल इज इंटरसेप्टेड। अब ये बताओ
क्वेश्चन में क्या है, गिवन है कि मिसल्स को इंटरसेप्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, ये गिवन है। तो मिसल्स को नहीं इंटरसेप्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 - 1/3, तो ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, अब यहाँ पे एच हमने मान लिया, एक इवेंट ले लिया कि मिसल हिट द टारगेट, हिट द टारगेट। ठीक है, अब मिसल जो है अपने टारगेट को कैसे हिट करेगा, फ्रॉम द थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, इससे निकालेंगे। मिसल को इंटरसेप्ट कर लिया गया, और जब कर लिया गया तो हिट करने की प्रोबेबिलिटी, मिसल्स को इंटरसेप्ट नहीं किया गया और जब नहीं किया गया तो हिट करने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब इस बात को तुम्हें समझना होगा कि मिसल को इंटरसेप्ट करने की प्रोबेबिलिटी तो 1/3 है। अब अगर मिसल इंटरसेप्ट कर लिया गया तो हिट करने की प्रोबेबिलिटी, ये बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हें एज्यूम करना होगा कि हिट करने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, बिकॉज अगर मिसल को इंटरसेप्ट कर लिया गया तो उसे बीच में ही मार गिराया जाएगा, तो हिट करने की प्रोबेबिलिटी 0, प्लस मिसल को नहीं इंटरसेप्ट करने की प्रोबेबिलिटी 2/3, और जब मिसल इंटरसेप्ट नहीं हुआ तो उसे हिट करने की प्रोबेबिलिटी 3/4, ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है। तो ये क्या हो गया, 1/2। तो मिसल को हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/2। अब अगर किसी मिसल को तुम फायर करोगे तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट होगा, वो हिट करेगा नहीं करेगा, इसके बीच में तो आपस में कोई लेना देना नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 मिसल्स फायर किए गए तो तीनों को हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एच। तीनों क्या हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, ये हो जाएगा 1/8। आंसर क्या है, 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में। इसमें क्या गिवन है, ए एंड बी आर 2 नॉन कोलिनियर यूनिट वेक्टर। यहाँ पे हमारे पास बच्चे ए एंड बी क्या गिवन है, ये 2 नॉन कोलिनियर यूनिट वेक्टर गिवन है। फिर हमारे पास एक पी वेक्टर गिवन है, क्यू वेक्टर गिवन है। देन मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू, तो पूछा क्या जा रहा है कि क्यू का मैग्नीट्यूड क्या होगा। सबसे पहले डेटा लिखो, ए और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है बच्चे, ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 1, यूनिट वेक्टर गिवन है। पी वेक्टर हमारे पास क्या गिवन है, ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। बच्चे ये जो है ना ये स्केलर है, ए डॉट बी वेक्टर है ना ये स्केलर है। एंड क्यू वेक्टर क्या गिवन है, क्यू वेक्टर गिवन है ए क्रॉस बी वेक्टर। तो हमसे बोल रहा है कि क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है, पी वेक्टर गिवन है, तो पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यहाँ से ये होगा ना मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इनटू बी वेक्टर मैग्नीट्यूड होगा। बच्चा इसमें ना हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लिया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी इंटू प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज़ कर लिया। अच्छा, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लिया पहले, उसके बाद ये फॉर्मूला यूज़ कर लिया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ पी का होल स्क्वायर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2 ए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए डॉट, ये क्या हो जाएगा, ए डॉट बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर। ठीक है, अब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी इंटू बी वेक्टर का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, ये पूरा वेक्टर है, ध्यान में रखना है, ये वेक्टर है एक। ठीक है, और ये हमारा स्केलर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, ये स्केलर है बाहर आ जाएगा -2, और ये क्या हो जाएगा ए डॉट बी, अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, ए डॉट बी वेक्टर। ठीक है, और यहाँ से
ये क्या हो जाएगा, ए डॉट बी का होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी का होल स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी ये वन गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा 1 - 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी का होल स्क्वायर। ये तो स्केलर है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 1 - 2 ए डॉट बी होल स्क्वायर प्लस इसे क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी का होल स्क्वायर लिखो या ए डॉट बी का होल स्क्वायर लिखो, बात बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा 1 - ए डॉट बी होल स्क्वायर, ठीक है। बच्चे ए डॉट बी का वैल्यू क्या होता है, ए डॉट बी का वैल्यू होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर। ए वेक्टर और बी वेक्टर यूनिट वेक्टर है, तो 1 - ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब है कि मैग्नीट्यूड ऑफ पी हमें क्या मिला है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये मिला है। अब क्यू वेक्टर क्या गिवन है ए क्रॉस बी, क्यू वेक्टर जो है ये हमें मिला है ए क्रॉस बी वेक्टर। तो क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू का स्क्वायर क्या होगा, ए और बी तो यूनिट वेक्टर है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है। बच्चों इसके आंसर में ना मुझे प्रॉब्लम लग रहा है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू पी डॉट ए बी वेक्टर, यहाँ पे ना ये जो फोर्थ ऑप्शन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है कि हमारे पास एक इंटीग्रल गिवन है x सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan x अपॉन tan स्क्वायर एक्स dx। ये किसके इक्वल है f ऑफ x प्लस c के इक्वल है, where c is the constant of integration such that limit of f of x when x is tending towards 0 is equals to 1 and limit of x is tending towards 0, ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर n अपॉन एफ एक्स। तो बोल क्या रहा है कि इसका वैल्यू पूछ रहा है, ये जो लिमिट है ना इसका वैल्यू पूछ रहा है तुमसे, ठीक है। और यहाँ पे क्या गिवन है कि लिमिट f ऑफ x व्हेन x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 इज -1। तो ठीक है, सबसे पहले तो तुम इसे इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट करने के लिए क्या करोगे, tan स्क्वायर एक्स है यहाँ पे, तो इसको तुम लिखो x अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, नोमरेटर डिनोमिनेटर को ना, अपॉन यहाँ पे लिखा हुआ ये tan स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कर दिया, ठीक है। यहाँ से कोई बेनिफिट हुआ क्या, यहाँ से कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो तुम एक काम करो, इसमें इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो और यहाँ पे ये जो लिखा है ना tan स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो। अब तुम बोलोगे कि ऐसा क्यों किया, इसलिए ऐसा किया कि ये जो tan x अपॉन एक्स है ना, इसका जो डेरिवेटिव है ये लिखा हुआ है,
ये जो डेरिवेटिव लिखा हुआ है ना, ये tan x अपॉन एक्स का, ये जो लिखा हुआ है ना, ये tan x अपॉन एक्स का डेरिवेटिव है। देख लो, x को ये करोगे, स्क्वायरिंग करोगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स को छोड़ दिया, tan x का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, और माइनस tan x को छोड़ दिया, x का डेरिवेटिव 1। तो ये जो लिखा हुआ है ना, ये tan x अपॉन एक्स का डेरिवेटिव लिखा हुआ है। और यहाँ पे हमने क्या किया, dx। लेफ्ट हैंड साइड को क्या कर रहे हैं हम लोग, इवेलुएट कर रहे हैं। और ये किसके इक्वल है, ये हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस सी के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या करेंगे कि पुट tan x अपॉन एक्स, इसको बच्चे हम लोग t मान लेंगे। तो अगर इसको t माना तो ये इंटू डी एक्स, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan x अपॉन एक्स स्क्वायर, और डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी आ जाएगा। तो इसको पूरा क्या हम लिख सकते हैं, इसको इंटू डी एक्स, इसको मिला के डी टी लिख सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस का सी, ऐसे आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, टी पे पावर माइनस टू डी टी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो टी पे पावर माइनस टू का वैल्यू क्या होगा, टी पे पावर -1 अपॉन -1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो बच्चे यहाँ से क्या हो जाएगा, -1 अपॉन एफ ऑफ एक्स, एक्स किसे बोला हमने, tan x अपॉन एक्स को बोला है, इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस का सी। तो यहाँ से हमें क्या मिला, -x अपॉन tan x इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में कोई डेटा गिवन है क्या, x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू -1। तो बच्चे यहाँ से ना हमें एफ ऑफ एक्स क्या मिला, यहाँ से ये हमें मिला ना, इसको इक्वेट करो, यहाँ से जब हम इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे जब हमने इंटीग्रेट किया ना, तो एक यहाँ पे सी भी आएगा ना। चलो यहाँ से दिखाता हूँ, यहाँ से हमें क्या मिला, -1 अपॉन टी और प्लस का सी, और यहाँ से क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो सी तो कैंसिल हो जाएगा, और माइनस ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन क्या बोला, tan x अपॉन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन tan x, x अपॉन tan x, और ये क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें क्या मिली, -x अपॉन tan x। फिर क्वेश्चन में क्या गिवन है कि लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एफ ऑफ एक्स, ये क्या गिवन है, -1 इज इक्वल्स टू -1, ये भी गिवन है ना क्वेश्चन में। तो ठीक है, ये भी देख लो, यहाँ से लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एफ ऑफ एक्स अगर डालोगे यहाँ पे -x अपॉन tan x, तो इसका लिमिट तो होगा ही -1। तो हमसे क्या बोल रहा है कि लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ये इंटीग्रल पूछ रहे हैं ना, n अपॉन एफ ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n अपॉन एफ ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर n, एफ ऑफ एक्स क्या हमारे पास, -x अपॉन tan x, बच्चे ये जो लिमिट है ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर आ जाएगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी है। कहने का मतलब क्या है कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 n अपॉन -x अपॉन tan x, x अपॉन tan x का लिमिट क्या होता है, ये 1। तो हमें क्या मिलेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -n, तो -n -1। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x क्या होता है, -x -1 ये होता है। ठीक है, वेयर x बिलोंग्स टू z। ठीक है मुझे यहाँ पे ना एक चीज़ मैंने यहाँ पे जो लिखा है ना, ये r माइनस जेड होता है, z नहीं होता है, ये r माइनस जेड, वेयर x बिलोंग्स टू r माइनस जेड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, n इज़ अ नेचुरल नंबर, n हमारा नेचुरल नंबर है। तो अगर -n नेचुरल नंबर है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -(n)।
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n। अगर n हमारा नेचुरल नंबर नहीं है तब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, लाइक -4.3 इस टाइप्स का कोई नंबर हो, नेचुरल नंबर नहीं है तो ये हो जाएगा माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n-1। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बोल दो या इंटीजर बोल दो, बात एक ही है। और यहाँ पे क्या होगा, n बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर माइनस नेचुरल नंबर। बट यहाँ पे क्वेश्चन में तो गिवन n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो अगर n नेचुरल नंबर है तो माइनस n का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n। ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं है, इसका मतलब क्या है कि जो क्वेश्चन में n है ना वो नेचुरल नंबर नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, n क्या होना चाहिए यहाँ पे, n बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर माइनस नेचुरल नंबर, तभी ये ऑप्शन आएगा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि फॉर अ यूनिक वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, पी और क्यू के यूनिक वैल्यू के लिए द सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन बाय, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, हैज़ इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, देन द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, पी और क्यू का वैल्यू जो है यूनिक है और जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसका क्या है, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो बच्चे सिस्टम ऑफ इक्वेशन में इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन कब होगा, when delta is equals to delta 1 is equals to delta 2 is equals to delta 3 is equals to 0, सभी ज़ीरो होगा। ठीक है, तो हमें p और q का वैल्यू चाहिए, तो डेल्टा क्या होगा, डेल्टा होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड का डिटर्मिनेंट बनाएंगे, तो 1 1 1, फिर क्या होगा 1 2 3, फिर क्या होगा 2 5 p। इसमें तुम क्या करो कि C1 को चेंज करो C1 माइनस C3 एंड C2 को चेंज करो C2 माइनस C3, और ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ किया, तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिटर्मिनेंट 1 1 2, ये हो जाएगा 0। चलो फर्स्ट कॉलम भी चेंज हो रहा है, 0 1 माइनस 3 माइनस 2 2 माइनस पी 0 माइनस 1 5 माइनस पी 1 3 पी। अब फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपैंड कर दो तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 2 माइनस पी -1 5 माइनस पी। तो बच्चे ये क्या होगा, -2 5 माइनस पी और +2 माइनस पी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से हमें मिल रहा है -10 + 2p + 2 माइनस पी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिला, p इज इक्वल्स टू 8। p का वैल्यू तो हमें 8 मिल गया। अब हमें q का वैल्यू चाहिए, तो q का वैल्यू चाहिए, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि डेल्टा 1 को इवेलुएट कर लेते हैं। डेल्टा 1 क्या होगा, डेल्टा 1 फर्स्ट कॉलम को किससे हम लोग ये करेंगे, चेंज करेंगे, ये 6 14 एंड q से। फर्स्ट कॉलम क्या है हमारे पास, ये है ना 1 1 2, तो ये 6 14 एंड q, और फिर सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम तो सेम रह जाएगा, 1 2 5 1 3 p इज इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एवेलुएट करते हैं। मैं पॉज करके एवेलुएट कर रहा हूँ, चलो ऐसे ही कर देता हूँ एवेलुएट। p का वैल्यू तो करो 6 14, q का वैल्यू को निकालना है, ये 1 2 5 1 3, और p की जगह डाल दो 8 इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले तो तुम क्या करो, C2 को चेंज करो, C2 माइनस C3 कर दो। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 6 14 p 6 14 q 0 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 3 1 3 8 इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड किया तो 6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -8 -9 तो +9, और फिर +1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -42 माइनस q तो +q इज इक्वल्स टू 0। 9 - 8 1 तो 6,
-42 प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्यू का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, क्यू का वैल्यू आ गया 36। तो हमसे क्या बोल रहा है कि p प्लस क्यू का वैल्यू निकालो। तो 8 प्लस 36 क्या हो जाएगा 44। तो देख लो ऐसा है, 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि एफ फंक्शन, एफ डैश फंक्शन, एफ डबल डैश आर कंटिन्यूस इन 0 to e। ये जो तीन फंक्शन है ना, एफ डैश एंड एफ डबल डैश, ये 0 से e के बीच में कंटिन्यूस है। फिर क्या बोल रहा है, एफ डैश ई का वैल्यू, एफ ऑफ ई का वैल्यू एंड एफ ऑफ 1 का वैल्यू 1 के इक्वल है। फिर यहाँ पे एक इंटीग्रल का वैल्यू यहाँ पे क्या 1/2 के इक्वल है। तो बोल रहा है इसे क्या करो, फाइंड आउट करो। अब बच्चे ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। कैसे ईजी है ये देखो, जिस इंटीग्रल को बोल रहा है फाइंड आउट करो वो है क्या, यही है ना, 1 to e एफ डबल डैश एक्स ln x dx। तो सबसे पहली बात क्या है कि इसमें क्या लगेगा, बाई पार्ट्स लगेगा। बाई पार्ट्स लगाने के लिए हम किसे मार्क करते हैं, अगर फर्स्ट फंक्शन किसे लेंगे, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देते हैं, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन किसे लें, इंटीग्रेट करेंगे, एफ डबल डैश एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बन जाएगा एफ डैश एक्स। तो फर्स्ट फंक्शन को हम क्या लेंगे, ln x को फर्स्ट फंक्शन ले लिया और एफ डबल डैश एक्स को हमने सेकेंड फंक्शन ले लिया। अब क्या करेंगे, बाई पार्ट्स लगाएंगे। सबसे पहला क्या हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया, अब सेकेंड फंक्शन, इसको एफ डबल डैश एक्स को जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये एफ डैश एक्स आ जाएगा। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल है तो 1 to e माइनस इंटीग्रल 1 to e। फिर फर्स्ट फंक्शन को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ln x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x, और सेकेंड फंक्शन क्या हमारा एफ डबल डैश एक्स, इसको क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स, ऐसे आ जाएगा ना। ये देखो ये इंटीग्रल बन गया। अभी नहीं बना ये इंटीग्रल, एक बार और इसको इंटीग्रेट करेंगे ln, और यहाँ पे ln x, और ये क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स, और ये 1 to e माइनस ये क्या बन गया। इसमें तुम क्या करो कि अगेन 1/x को क्या करो फर्स्ट फंक्शन मान लो, और एफ डैश एक्स को सेकेंड फंक्शन ले लो, और 1/x को फर्स्ट फंक्शन ले लो, और फिर बाई पार्ट्स यूज़ कर लो। ठीक है, फिर यहाँ पे तुम बाई पार्ट्स यूज़ कर लो, या फिर तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको I1 बोल के बाहर निकाल लो और I1 का वैल्यू कैलकुलेट करो। I1 क्या हमारे पास 1 to e 1/x एफ डैश एक्स डी एक्स, यही है ना। फर्स्ट फंक्शन को क्या करेंगे, छोड़ेंगे, छोड़ दिया। सेकेंड फंक्शन को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, हमारा सेकेंड फंक्शन है, इंटीग्रेट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। डेफिनेट इंटीग्रल है तो लिमिट लगाएंगे 1 to e माइनस डेफिनेट इंटीग्रल 1 to e। 1/x को डिफ्रेंशिएट करेंगे -1/x स्क्वायर, और एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट करेंगे क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। ठीक है, डी एक्स, ऐसे हो गया ना। तो ये हो गया 1/x एफ ऑफ एक्स 1 to e माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 to e एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब बच्चे देखना इसका वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 1 to e एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का। देखो एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू गिवन है 1/2। तो यहाँ से क्या होगा, पहले तो अपर लिमिट डालो e, तो ये 1/e, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ ऑफ ई, माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ 1, प्लस ये तो हो जाएगा 1/2। यहाँ पे क्या होगा ये 1/e, और एफ ऑफ ई का भी वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, ये भी 1 है, तो 1/e इंटू 1 माइनस एफ ऑफ 1 का वैल्यू ये देख लो, ये भी 1 है, तो -1 और प्लस 1/2। तो ये क्या हुआ 1/e माइनस 1 प्लस 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 1/e माइनस 1/2। ये तो हमें I1 का वैल्यू मिला है। I1 का वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो, इसमें I में डाल दो, इसको इंटीग्रेट करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें वैल्यू पुट करो तो ln e का वैल्यू क्या होता है 1, और एफ डैश ई
अपर लिमिट पुट किया माइनस, यहाँ पे क्या होगा ln1 इंटू f'1, ठीक है। f' का वैल्यू क्या होगा 1 गिवन है, यहाँ पे देख लो f' ये 1 है, तो ये वाला जो चीज़ है ये तो 1 रहेगी, ln1 0 होता है, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें 1 माइनस 0, ठीक है। ये तो हो गया हमारा 1 माइनस 0, f' हमारा हो गया 1, ये 1 और ये 0, 1 माइनस 0 और माइनस I1 का वैल्यू उठा के यहाँ से डाल देंगे 1/e माइनस 1/2, तो आंसर क्या हो जाएगा ये 1 माइनस 1/e प्लस 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 माइनस 1/e, ठीक है। समझ में आया क्या किया हमने, यहाँ से हमने ये किया, इसको अलग कर देता हूँ, ये I1 कैलकुलेट किया होगा, तो 3/2 माइनस 1/e ये आंसर हो गया हमारा। देख लो कोई कैसा ऑप्शन होगा, 3/2 माइनस 1/e, 3/2 माइनस 1/e, तो ये क्या मिला हमें 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ से हो गया हमारा 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, ये NCERT का बोर्ड वाला क्वेश्चन है। फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन, ये लाइन गिवन है और इसका शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तब तो ये तो फ्री वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसको खुद कर लेना, इसके आंसर में क्या है, सॉल्यूशन में क्या है, डू इट योरसेल्फ। ये सीधे फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन है जो NCERT में होता है ना, शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड आउट करने वाला, ये तो बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, इसे खुद कर लेना सॉल्व।